नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो उसी तैयारी को और अच्छा, खूबसूरत और बेहतरीन बनाने के लिए मैं आप सभी के सामने आ गया हूं एक बेहतरीन सी क्लास को लेकर। जो हमारी क्लास है साथियों, अगर हम क्लास नंबर की बात करें तो एक आपकी 29 नंबर क्लास रहने वाली है। तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते जा रहे हैं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ओके ओके अरमान, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, कॉपी पेस्ट ज्यादा मत करो। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आज सबको पता है कि हम मंडे टू साथियों फ्राइडे जो पढ़ते हैं वो आपके थ्योरी पढ़ते हैं, और फिर साथियों हम एक दिन यानी कि साथियों मतलब 2 दिन सैटरडे और संडे क्या पढ़ते हैं, तो सैटरडे और संडे हम क्वेश्चनों को कवर कर रहे होते हैं, जिसमें आपको बहुत मजा आ रहा होता है और आप बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को कवर कर रहे होते हो। तो चलिएगा शुरू करते हैं अपनी क्लास को। दोस्तों हमारी क्लास जो होती है, जो फ्री यूट्यूब का क्लास का टाइम टेबल है, उसमें सुबह 9 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, सुबह 10 बजे फिर साइंस की क्लास होती है, शाम को 9 बजे ही साथियों मैं आ जाता हूं आपके सामने साथियों। जीके और करंट अफेयर हम आगे करेंगे इसमें जब भी जरूरत पड़ेगी, और दोस्तों साथ के साथ मैथ की क्लास को लेकर, मतलब मैथ 10 बजे होता है। अगर हम साथियों बात करें कि आपको पीडीएफ, तो पीडीएफ जो मिलती है भैया इस टेलीग्राम पर मिलती है। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया इस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। शुरू करते हैं साथियों अपनी क्लास को। आइएगा दोस्तों, ये बताइएगा अंतिम क्लास में आपने कहां तक पढ़ा था? ओके, अंतिम क्लास में आपने कहां तक पढ़ लिया था, एक बार आप मुझे बता दीजिएगा, फिर हम वहीं से शुरू करेंगे। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि हम एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक नाम के शासक को पढ़ रहे थे, जिसके बारे में मैंने आपसे बहुत सारी चीजों पर वार्ता करी थी, बहुत सारी चीजें मैंने साथियों आपको समझाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी उपाधियां बड़ी खतरनाक रही हैं, उसे आधा पागल, पूरा पागल, विरोधी तत्वों का मिश्रण, मनिहारों का राजकुमार या धनवानों का राजकुमार के नाम से इस व्यक्ति को जानते थे। और एक ऐसा व्यक्ति हुआ करता था जो सल्तनत काल में दोस्तों सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, और फिर भी उसे लोग पागल कहते थे। फिर भी क्या कहते थे? उसे सत्य लोग पागल कहने का काम करते थे। तो आई थिंक सत्य मैंने आपको इतनी सारी चीजें पढ़ा दी होंगी, जहां तक सत्य मुझे याद है। बोलो हाँ कि ना? चलो, तो हम क्या पढ़ रहे थे? मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ रहे थे। ठीक है सर जी, लास्ट क्लास की पीडीएफ डलवा तो दिए बेटा। हाँ बेटा, कैप नहीं पहने आज हम, आप ऐसे ही पढ़ाएंगे। हमारे सिर पे बाल हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम बेटा मतलब उजड़ा हुआ चमन है, नहीं, हमारे सिर पे बाल है। थोड़ा सा क्या है कि जैसे हमारे फैमिली में कोई एक्सपायर हो गया था, तो उसलिए सब ये बालों का मुंडन का जो प्रथा होती है वो सब होता है, तो इसलिए हम सब कैप लगा के पढ़ाते थे। ठीक है, हमारे दादाजी एक्सपायर हो गए थे। तो शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक हम यहां पर पढ़ रहे थे। कुछ बातें मैंने आपको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बता दी थी, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूं जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो जाए। दोस्तों मैंने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति हुआ करता था जो पढ़ा लिखा बहुत है, इसका साम्राज्य भी बहुत लंबा चौड़ा है, मतलब सबसे लंबे चौड़े क्षेत्र में इसने शासन किया है, लेकिन इसके डिसीजन अपने आप में उल्टे हो गए थे। जैसे सत्यो, ये व्यक्ति क्या चाहता था? ये व्यक्ति अपनी राजधानी को दौलताबाद लेकर गया, देवगिरी जो महाराष्ट्र में पड़ता है, लेकिन सत्यो वहां से वापस भी इस व्यक्ति को आना पड़ गया था। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के किस राजा ने अपनी राजधानी को दिल्ली से महाराष्ट्र लेके गया, दौलताबाद लेके गया? तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक, इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, और इसने गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में तो कर की वृद्धि कर दी थी, टैक्स की वृद्धि कर दी थी। बात समझ में आई? बोले सर बिल्कुल समझ में आई, आपने ये सब बातें बताई थी। दिल्ली दूर है किसने कहा था? मुझे नहीं पता पवन वर्मा, किसने कहा था? तुम बताओ, अगर तुम्हें पता हो तो किसने कहा था। दोस्तों ये व्यक्ति ऐसा था जो सत्य हम बात करें फिलोसफी में, सत्य क्या करता था, ये अपना रुचि रखता था। और दोस्तों दोआब क्षेत्र में टैक्स बढ़ाने का काम, सत्य सेना को 1 साल का वेतन पहले दे देने का काम, क्या कराची पे मतलब हम जो मंगोल क्षेत्र है वहां अटैक करने के लिए जाएंगे। बाद में सत्य क्या हुआ कि बाद में इसने अपना प्लान त्याग दिया, राजधानी को देवगिरी या दौलताबाद लेके गया, महाराष्ट्र के अंदर है। कारण क्या था कि भाई मंगोलों के आक्रमण से हम बचे रहेंगे, है ना। तो ये सब बातें सत्य मैंने आपको बता दी होंगी। चलें आगे। चलो देखो, आपको बताना चाहता हूं कि सत्य समय हुआ करता था, ये आपका सत्य 1337 का समय हुआ करता था, यहीं तक हमने पढ़ा होगा आई थिंक, जिसमें सत्य इसने नगरकोट पर आक्रमण किया था। जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दोस्तों इस व्यक्ति का साम्राज्य सबसे बड़ा है, आप कहोगे सर अलाउद्दीन खिलजी से भी बड़ा है, मैं कहूंगा हाँ,
आप कहोगे सर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने तो दक्षिण भारत में लास्ट तक आपने बताया कि समुद्र ही जब दिखने लगा था जब तक वापस नहीं आया था, फिर उसने खुश होकर कहा था कि भाई अलाउद्दीन खिलजी दूसरा सिकंदर बन गया, दूसरा सिकंदर बन गया। तो दोस्तों मैं मानता हूं कि दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य लास्ट तक मलिक काफूर ने फैला दिया था, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो दक्षिण भारत उत्तर भारत के थे जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी नहीं जीत पाया था, वो क्षेत्र भी साथियों इस व्यक्ति ने जीते थे, इसलिए इसका क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। क्या माना जाता है? इसका क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। 1337 में इसने नगरकोर पर अटैक किया और उसी साथ जीतने का काम किया। 1337 में ही दोस्तों इसने कराचिल पर अटैक किया जो हिमाचल क्षेत्र में पड़ता है, उसे जीतने का काम किया। और यह व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था या कोशिश करी थी। मैंने आपको बताया होगा सती प्रथा भारत के अंदर एक ऐसी प्रथा हुआ करती थी जहां पर अगर किसी व्यक्ति का पति एक्सपायर हो जाए तो महिला यानी कि पत्नी को उसकी ही सतियों डेड बॉडी के साथ खुद को भी अग्नि के अंदर दहन करना होता था, जो एक सतियों कुप्रथा मानी जाती थी उस समय। बाद में आपने देखा होगा कि सत्यो विलियम बेंटिक की मदद से राजा राममोहन राय ने दोस्तों इसे सती प्रथा का अंत किया था, हमने आपको पढ़ाया होगा, ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री। अब मिडिवल हिस्ट्री की जब बात करते हैं तो एक ये व्यक्ति भी ऐसा है जिसने सती प्रथा को रोकने का काम किया। तो उसे देखो, जब कोई प्रथा, जब कोई कॉन्सेप्ट भारत के अंदर चल रहा होता है तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि उसको रोकने के लिए बहुत सारे लोग प्रयास करेंगे, लेकिन अंततः उसमें सफल कौन हो पाता है ये बात हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैं जब आपको ये सत्य पढ़ा रहा था पुर्तगालियों के बारे में या हम यूरोपियन कंपनियों के आगमन को जब पढ़ रहे थे तो हमने आपसे कहा था कि अल्बुकर्क एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सती प्रथा को रोकने की कोशिश करी है। देखो इसको भी बताया था कि नहीं बताया था, मैंने कहा था ना कि अल्बुकर्क ने भारत में सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। यहां पर देखो मोहम्मद बिन तुगलक रोकने का प्रयास कर रहा है। अगर हम देखें वास्तव में रोका किसने, तो राजा राममोहन राय और दोस्तों विलियम बेंटिक की मदद से सती प्रथा का अंत किया गया था। सूरज महतो बेटा इतना कॉपी पेस्ट मत करो, ठीक है, मैं ब्लॉक कर दूंगा। मैं अभी तक किसी को ब्लॉक नहीं किया और मैं कभी ब्लॉक नहीं करवाता हूं। आप एक बात को एक बार बोल दिया करो, ठीक है, बस एक बार बोल दिया करो, मुझे दिख जाता है, ठीक है। अगर मैं कमेंटों के ही रिप्लाई देता रहूंगा तो मैं कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा। तुम एक कमेंट को 1000 बार करोगे, मुझे एक बार में ही दिख जाता है, फिर 1000 बार उसको करने का बड़ा मतलब नहीं बनता। आप बस कॉपी पेस्ट मैं इतनी सारी चीजें बता रहा हूं, तुम्हारा किसी पे ध्यान नहीं, बस पीडीएफ पे ध्यान है। बता नहीं पीडीएफ हो गया, माशाअल्लाह क्या हो गया, सब कुछ पीडीएफ, सब पीडीएफ के पीछे पड़े हुए हो। क्या पीडीएफ से ही सिलेक्शन होगा बेटा? अगर पीडीएफ से ही सिलेक्शन होगा तो मैं पीडीएफ देके काम खत्म कर देता हूं तुम्हारा। एक ही बात को 1000 बार कहना, पढ़ लिया करो। अगर कोई इशू है, कोई दिक्कत है तो उसको लास्ट में शुरू में एक बार बस लिख के छोड़ दिया करो। मेरा आईक्यू लेवल और मेरी सत्यो जो आंखों की सत्यो रोशनी फिट है एकदम, एक बार में मेरा दिख जाता है, ठीक है, सब कुछ मुझे कोई सुनिए एक बार में मुझे दिख जाता है। तुम ऐसा मत सोचा करो सर को कहीं कम दिखता हो, हमारा कमेंट दिखा नहीं, दिख जाता है मुझे। अब वो पढ़ना है नहीं पढ़ना या उसके लिए मुझे क्या सॉल्यूशन करना वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मुझे दिख गया कि पीडीएफ का इशू है, बस वो मेरे दिमाग में सेट है, क्लास खत्म होने के बाद मैं उसका सॉल्यूशन खुद ही करा दूंगा। तुम अपनी दुनिया में रहते हो। तो मैंने कहा कि सती प्रथा को रोकने का प्रयास तो कई लोगों ने किया, लेकिन अंततः किसने रोका? अंत सत्य यहां पर अल्बुकर्क ने भी प्रयास किया था, लेकिन विलियम बेंटिक और दोस्तों राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था। क्लियर हो गया? चलो दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि सती प्रथा के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है ना, वो एक अभिलेख से मिलती है, और उस अभिलेख को आप एरण अभिलेख से के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे कि एरण अभिलेख में हमें सबसे पहले सती प्रथा के बारे में, देखो आज के समय में तो कोई सती प्रथा होती नहीं है। आज के समय में तो सत्य अगर कोई व्यक्ति मर गया तो दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है, अब मेरे पास क्या ऑप्शन है। तो आज के समय में तो ऐसी कोई चीज नहीं है। हाँ, हमने जब अपने पुराने इतिहास को पढ़ा तो ये जाना कि हाँ एक ऐसा कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि जब कोई पुरुष मर जाता था तो उसकी पत्नी को उसके साथ दहन होना पड़ता था। हमने ऐसा जाना था। सर हमें कैसे पता चला कि ऐसा होता था? तो जो अभिलेख हुआ करते थे ना, जो उस समय जैसे मान लो सत्य कुछ चीजें लिख दी गई, जैसे मान लो पत्थरों पर लिख दिया गया या कुछ हमें पात्र मिले उन पर कोई बातें लिखी हुई मिली, तो एक अभिलेख है एरण अभिलेख। जैसे शिलालेख होते थे पत्थर वगैरह पर लिख देते थे, तो ऐसे एक एरण अभिलेख है। ये एरण अभिलेख जो है, इस एरण अभिलेख से हमें सती प्रथा के बारे में सबसे पहले उल्लेख मिला। तो ये पूछेगा आपसे कि बताओ
किस अभिलेख से सबसे पहले सती प्रथा के बारे में जानकारी मिली? तो ये एरण अभिलेख से सत्य मिली थी। अच्छा, पहली सती कौन हुई थी? सबसे पहले सती होने वाली महिला कौन थी? तो ऐसा तो कोई हमें जानकारी नहीं मिली कि उस महिला का नाम क्या था। हमें यह बात जरूर पता चली कि एक गोपराज नाम के व्यक्ति हुआ करते थे जिनकी पत्नी सबसे पहले सती हुई थी। तो सबसे पहले सती होने का जो साक्ष्य मिलता है वो गोपराज की पत्नी का मिलता है कि सबसे पहले ये महिला सती हुई थी, गोपराज की पत्नी। नाम क्या था उतना नहीं मिला। दोस्तों हम बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अमीर ए कोही विभाग की स्थापना की गई जो कि कृषि विभाग हुआ करता था। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि बताओ अमीर ए कोही या फिर साथियों कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसने कृषि विभाग के लिए अमीर ए कोही विभाग की स्थापना करी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे यहां से बन के आता है, जरा गौर फरमाइएगा। ये क्वेश्चन साथियों आपसे बहुत पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है, जरा गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि ये बताओ साथियों कि एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम है इब्न बतूता। क्या कहेंगे? इब्न बतूता। दोस्तों इब्न बतूता जो था ये दरअसल मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन माना जाता है। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता भारत आया। सर इब्न बतूता कौन है? कोई तोते का नाम है क्या? तोता नहीं है, एक इतिहासकार हुआ करता था। कौन था? ये एक इतिहासकार हुआ करता था और इसके द्वारा जो किताब लिखी गई है ना उस किताब का नाम याद रखना, इसकी किताब का नाम है रहला। दरअसल मोरक्को का रहने वाला हुआ करता था ये। दोस्तों 1333 के समय पर, इसका देखो डेट बहुत आसानी से याद हो जाता है, 1333 मतलब 1333। तो 1333 में ये इब्न बतूता भारत आया और साथियों उस समय शासन किसका है? तो आप देखेंगे दोस्तों इस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन है। ये कहां? मोरक्को का व्यक्ति था। इसके द्वारा लिखी गई किताब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये साथियों रहला नाम की किताब लिखता है। किस नाम की? रहला नाम की किताब लिखने का काम करता है। और दोस्तों इसी की बात करें तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है बर्नी। बर्नी ने भी साथियों इसके दरबार में रहता था और इसके द्वारा तारीख ए फिरोज शाही, कौन सी? तारीख ए फिरोज शाही नाम की किताब साथियों बर्नी के द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों जब इब्न बतूता आया तो इब्न बतूता, मैंने कहा कि एक इतिहासकार है। क्या कहा? मैंने कहा कि इब्न बतूता साथियों एक इतिहासकार है और अगर इतिहासकार है तो इतिहास लिखेगा। अब राजा कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इस इब्न बतूता को एक काम दिया। क्या काम था? काम यह था कि इस व्यक्ति को अपना राजदूत बना दिया, या कहें इसे साथियों मुख्य काजी नियुक्त कर दिया। क्या कर दिया? मुख्य काजी नियुक्त कर दिया। और मुख्य काजी नियुक्त करके अपना राजदूत बनाकर इस व्यक्ति को दोस्तों इसने चीन भेजा। क्या भेजा? चीन भेजा। तो इब्न बतूता यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस व्यक्ति को अपना राजदूत बना के चीन भेजा था? या कौन व्यक्ति वह है जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मुख्य काजी के पद पर नियुक्त हुआ? तो ये इब्न बतूता ही हुआ करता था। जो सबसे फेवरेट और सबसे इजी क्वेश्चन है वो यही होता है कि इब्न बतूता किसके समय में भारत आया? क्या कहोगे? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता भारत आने का काम करता है। दोस्तों अगर हम बात करें आपसे तो इसके बाद हम अगला शासक पढ़ेंगे और इस व्यक्ति का नाम होगा फिरोज शाह तुगलक। दरअसल ध्यान रखने वाली बात यह है कि अभी हम साथियों तुगलक वंश शुरू कर चुके थे। क्या आपको यह बात पता है कि नहीं? साथियों हम तुगलक वंश शुरू कर चुके थे और तुगलक वंश में भी अगर हम बात करें तो हमने मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा और अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो फिरोज शाह तुगलक को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। किसको? फिरोज शाह तुगलक को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा व्यक्ति है जिसने साथियों सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसने साथियों 5 राज्यों की स्थापना करवाई। फिरोज शाह तुगलक ने 5 राज्यों की स्थापना करवाई। दरअसल साथियों उस समय राज्य थे, आज के समय पे आपने शहर के नाम से जानते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे कई बार बन जाते हैं, बताओ हिसार की स्थापना किसने करी, फतेहाबाद की स्थापना किसने करी, जौनपुर की स्थापना किसने करी। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपसे फिरोजाबाद वगैरह पूछे जाएंगे। तो सुनो दोस्तों, जो अगला शासक है उसका नाम है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। ये व्यक्ति 5 राज्यों की स्थापना करवाता है और इन 5 राज्यों में दोस्तों सबसे पहली बात है फतेहाबाद। ध्यान रखना कि फतेहाबाद को साथियों आप फिरोजाबाद से कंफ्यूज मत कर दीजिएगा। फतेहाबाद जो है ये दरअसल हरियाणा में पड़ता है। आपने राम रहीम वाला किस्सा सुना है? राम रहीम वाली हिस्ट्री सुनी है? जो हनीप्रीत थी, मनीप्रीत थी, क्या नाम था, है ना, जो फरार हो गई थी। दरअसल ये वही फतेहाबाद है।
ये साथियों वहां पर पड़ता है, सिरसा पड़ता है ना, सिरसा, तो सिरसा के पास है दोस्तों फतेहाबाद, वो सिरसा का मैटर था और उसके जस्ट पास ही पड़ता है फतेहाबाद, मतलब लगभग ये पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक पड़ जाते हैं सिरसा फतेहाबाद वगैरह। तो ये हरियाणा का है फतेहाबाद। तो फतेहाबाद किसने बसाया? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फतेहाबाद शहर को बसाया गया। दोस्तों एक है आपका फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद है ये दरअसल उत्तर प्रदेश का शहर है और ये साथियों कांच की वस्तुओं के लिए बहुत फेमस है। और प्रमुख साथियों जो लड़कियां हैं वो जानती होंगी, ये एक चीज के लिए बड़ा फेमस है साथियों, चूड़ियों के लिए, चूड़ियों के लिए जो हाथ में साथियों चूड़ियां होती हैं, जो कांच की चूड़ियां होती हैं, उसके लिए साथियों ये आपका फिरोजाबाद बहुत फेमस है, उत्तर प्रदेश का शहर है। तो फिरोजाबाद भी किसने बसाया? तो साथियों इसी व्यक्ति के द्वारा फिरोजाबाद बसाया गया था। एक दोस्तों फिरोजपुर, क्या है? फिरोजपुर। ये फिरोजपुर कौन सा है? ये साथियों पंजाब में पड़ने वाला फिरोजपुर है। एक है दोस्तों आपका जौनपुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है। और एक है आपका हिसार, तो हिसार भी साथियों हरियाणा वाला किसने बसाया? ये साथियों इसी व्यक्ति के द्वारा बसाया गया। अब अच्छी बात क्या है दोस्तों, अगर हम देखें गौर से तो इसका नाम भी एफ से स्टार्ट हो रहा है, इसका नाम भी एफ से स्टार्ट हो रहा है और दोस्तों इसका नाम भी एफ से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि हम देखें तो साथियों 5 शहरों में से जो साथियों यहां पर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए जा रहे हैं, उनमें से 300 एफ से ही स्टार्ट हो रहे हैं, 3 तो एफ से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो कोई लॉजिक की जरूरत नहीं है, आप ध्यान रखेंगे फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि नाम इसका किससे शुरू हो रहा है? खुद का एफ से शुरू हो रहा है। और इसने शहर जो बसाए जा रहे हैं, देखो फतेहाबाद, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, यानी 3 तो साथियों यहां पर एफ से ही स्टार्ट हो रहे हैं। 2 याद कर लीजिएगा, जौनपुर और साथियों हिसार, जौनपुर और हिसार। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आपको अभी बहुत आसान लग रहा होगा कि फिरोज शाह तुगलक ने 5 शहर बसाए, लेकिन वो आपसे पूछ लेगा बताओ हिसार शहर की स्थापना किसने करी? तो आप कहोगे बड़ा कठिन क्वेश्चन पूछा गया। दरअसल कठिन कुछ नहीं है, उसने 5 में से कोई एक उठा के दे देगा, बताओ इस शहर की स्थापना किसने करी, तो आप लगा दीजिएगा आंसर। दोस्तों एक समय हुआ करता था जब फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा कि जो अशोक के अभिलेख हुआ करते थे, टोपरा और मेरठ वाला, इन अभिलेखों को यह व्यक्ति दोस्तों दिल्ली लेकर आता है। और इस व्यक्ति ने भी दोस्तों अगर हम बात करें तो सती प्रथा को बैन करने का एक सफल प्रयास किया था। इसने भी क्या किया था? सफल प्रयास कर रहा है और ऐसा करने वाला ये पहला शासक हुआ करता था। देखो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी सती प्रथा को बैन करने का काम किया है, लेकिन उतना सफल नहीं हुआ। ये उस मामले में कुछ सफल भी हुआ था, सती प्रथा को रोकने के सत्य मामले में। दोस्तों ये व्यक्ति एक विभाग की स्थापना करता है जिसे आप दीवाने खैराती विभाग के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? दीवाने खैराती विभाग के नाम से जानते हैं। ऐसे समझो साथियों, आपने अक्सर देखा होगा कि खैरात नहीं बट रही है। यहां पर क्या होता है कि जैसे साथियों बहुत बड़ा राजा है, अब उसने सुबह सुबह साथियों जनता नीचे खड़ी हुई है बहुत सारी, और यहां पर सिक्के लिए और सिक्के इस तरह से साथियों क्या कर दिए? जनता के ऊपर फेंक दिए, जनता ने उठा लिए, कहते खैरात बांटी जा रही है। तो दरअसल यहां पर क्या है कि धन का वितरण करना या पैसे किसी को फ्री में देना, तो एक खैरात बांटना इसे कहते हैं। तो दीवानी खैरात विभाग की स्थापना किसने करी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की जाती है। दोस्तों अगर हम बात करें, एक विभाग होता है लोक निर्माण विभाग, इसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं और इसी को आप शॉर्ट में पीडब्ल्यूडी के नाम से जानते हैं। हालांकि इसका संबंध डलहौजी से भी जोड़ा जाता है, लेकिन दोस्तों पीडब्ल्यूडी की स्थापना दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की जाती है। मतलब उतना व्यापक रूप से नहीं कर पा रहे, डलहौजी भी इसका संस्थापक माना जाता है। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। तो दिल्ली सल्तनत में दोस्तों फिरोज शाह तुगलक का नाम पीडब्ल्यूडी विभाग के नाम से जोड़ा जाता है। दोस्तों अगर आपको पता हो तो मैंने आपको एक बात बताई होगी कि नहर निर्माण कार्य किसने शुरू किया था। देखो 2 क्वेश्चन है साथियों। एक क्वेश्चन तो यह है कि बताओ नहर निर्माण कार्य किसने शुरू किया, पहला क्वेश्चन। दूसरा, नहर निर्माण कार्य किसने पूरा किया। देखो जब मैं आपको साथियों तुगलक वंश पढ़ाने लगा था, जब मैं आपको साथियों एक बार देख लूं अगर इसी पीडीएफ में है तो। होना तो चाहिए था। हाँ, जब साथियों मैं आपको तुगलक वंश पढ़ाने लगा था और मैंने आपको गयासुद्दीन तुगलक पढ़ाया था, तो गयासुद्दीन तुगलक वाले पॉइंट पे मैंने आपसे क्या लिखाया था कि गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण कार्य शुरू करवाया। ये किसका है? गयासुद्दीन तुगलक का।
देखो, नहर का निर्माण कार्य शुरू करवाया। तो अगर ये कहे कि नहर निर्माण कार्य किसने शुरू कराया, तो कहेंगे दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन यहां पर जब हम चाहते हैं फिरोज शाह तुगलक को पढ़ रहे हैं, तो फिरोज शाह तुगलक क्या कर रहा है, फिरोज शाह तुगलक नहर निर्माण कार्य को क्या करवा रहा है दोस्तों, ये इसे पूरा करवाने का काम कर रहा है। तो दो तरह से क्वेश्चन बनता है जिसमें बच्चा अक्सर कंफ्यूज रहता है। तो अगर कहे कि नहर निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया, तो क्वेश्चन का आंसर अलग है। और अगर कहे नहर निर्माण कार्य किसने पूरा, देखो ऐसे समझने की कोशिश करो दोस्तों कि जितने भी अधूरे काम हुआ करते थे उनको सबको फिरोज शाह तुगलक पूरे करवा के गया है। क्या आपको एक बात मैंने नहीं बताई, क्या आपको एक बात मैंने नहीं बताई कि दोस्तों यहां पर जो आपकी कुतुब मीनार हुआ करती थी, जो कुतुब मीनार हुआ करती थी, इसका पहला फ्लोर किसने बनवाया, तो पहला फ्लोर दोस्तों ऐबक के द्वारा बनवाया गया। और दोस्तों इसको पूरा किसने करवाया, तो पूरा करवाने का जो श्रेय जाता है वो आपको इल्तुतमिश को जाता है। किसको, इल्तुतमिश को इससे पूरा करवाने का श्रेय जाता है। क्यों, क्योंकि साथियों दूसरा, तीसरा और चौथा फ्लोर इल्तुतमिश ने बनवाया था। फिर साथियों जब अधूरा काम था, कैसे, क्योंकि इस फ्लोर पर बिजली पड़ी, तूफान आया तो ये थोड़ा डैमेज हो गया, तो चौथा फ्लोर की साथियों मरम्मत कौन करवाता है, चौथे फ्लोर की मरम्मत फिरोज शाह तुगलक करवाता है और पांचवा फ्लोर बनवा देता है। तो देखो जब साथियों ये टूटी फूटी पड़ी थी, जब कुतुब मीनार टूटी फूटी पड़ी थी, तो फिरोज शाह तुगलक ही तो आया, चौथे फ्लोर की मरम्मत करवाई और अपने नाम का पांचवा फ्लोर बनवा दिया। तो जो आधे अधूरे काम थे, जैसे नहरों का काम साथियों अधूरा पड़ा हुआ है, नहरों का काम अधूरा पड़ा हुआ है जो कि गयासुद्दीन तुगलक ने साथियों शुरू कर दिया था, ये व्यक्ति आता है और ये इस नहर निर्माण कार्य को पूरा करवाता है। साथ के साथ साथियों कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई, और न केवल मरम्मत करवाई है बल्कि साथियों इस व्यक्ति ने 5वें फ्लोर को भी बनवाने का काम किया है। अगर साथियों आगे बात करें, दरअसल मैं आपको जब मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा रहा था, जब मैं आपको मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा रहा था, तो उस व्यक्ति ने क्या किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने, उसने साथियों सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। क्या चलाई थी, सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। मतलब एक ऐसी मुद्रा का प्रचलन किया था जो देखने में मुद्रा जैसी लगती थी। मैंने आपको बताया होगा, बड़े सर बिल्कुल बताया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जब सांकेतिक मुद्रा चलाई तो एक तरह से कहा जाता है कि इसने विमुद्रीकरण कर दिया था। जैसे साथियों हम बात करें 8 नवंबर की रात को, जब नरेंद्र मोदी जी रात को 8 बजे टीवी पर आए और कहा बहनों और भाइयों आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट बंद, तो लोगों ने क्या कहा, जो विपक्ष पार्टियां थी उनने कहा कि दरअसल नरेंद्र मोदी जी की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने शायद मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा है और इनका किरदार जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक जैसा है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक को पागल, आधा पागल ऐसा कहा जा रहा था। इसलिए लोगों ने मोदी जी की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से करी थी, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने भी विमुद्रीकरण किया था, मुद्रा को बंद करने का काम किया था, और मोदी जी ने भी किया था। तो लोग कहते थे कि मोहम्मद बिन तुगलक को नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे से पढ़ा। काश नरेंद्र मोदी जी, काश साथियों नरेंद्र मोदी जी दोस्तों यहां पर इस व्यक्ति को पढ़ लेते जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। अगर फिरोज शाह तुगलक को पढ़ लेते तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने समय पे साथियों रोजगार दफ्तर विभाग की स्थापना करी थी। मानो कोई व्यक्ति बेरोजगार है, काफी समय से जॉब नहीं लग रही है, नौकरी नहीं लग रही है, तो इस व्यक्ति ने क्या किया, एक ऑफिस खुलवा दिया, एक दफ्तर खुलवा दिया। बोले अपने डॉक्यूमेंट लेके आओ, जो प्रॉब्लम है, जो क्वालिफिकेशन है, जो भी एजुकेशनल साथियों चीजें हैं आपके पास लेके आओ, आपको हम जॉब देंगे। तो नरेंद्र मोदी जी साथियों ऐसा पढ़ लेते तो आज कितने ही बच्चों को रोजगार मिल जाता। तो साथियों फिरोज शाह तुगलक ने एक रोजगार दफ्तर की स्थापना करी, जहां पर जाके उसके साम्राज्य के लोग अपनी प्रॉब्लम को रख सकते थे और जाके साथियों वो रोजगार भी यहां पर पा सकते थे। दोस्तों एक विभाग हुआ करता था, इसका नाम है दीवाने बंदगान विभाग। सर दीवाने बंदगान विभाग किससे संबंधित है? पहली बात तो दीवाने बंदगान विभाग जो है ये साथियों गुलाम से संबंधित है। किससे? ये साथियों गुलाम से संबंधित है, गुलाम विभाग हुआ करता था। और मैं आपको अच्छी तरह से बता के आया हूं, चाहे गौरी की बात करें, चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें, चाहे इल्तुतमिश की बात करें, मैंने हर समय आपको बताया था कि दोस्तों ये गुलाम क्या होता था। मार्केट के अंदर जिनकी कद काठी अच्छी होती थी, मजबूत शरीर होता था, मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग बिका करते थे, सेल हुआ करती थी, सबसे मंडी लग जाया करती थी। छांट लो इनमें से कौन व्यक्ति गुलाम छांटना है। आपने 2 लाख व्यक्ति दिए, 2 लाख मतलब 2 लाख रुपए दिए, 2 लाख रुपए देकर व्यक्ति तुम्हारा मतलब आप ऐसे समझो जैसे साथियों
चिराग से निकलने वाला जिंद व्यक्ति, मतलब आप इससे जो कहोगे वो काम करेगा। अगर आपको कहना है उस व्यक्ति को मार के आ जाए, वो मार के आ जाएगा, मतलब तुम्हारा गुलाम होगा। तो इसने, ये दरअसल गुलामों का बहुत शौकीन था। फिरोज तुगलक गुलामों का बहुत शौकीन था। यह व्यक्ति क्या करता है, एक विभाग ही बनवा देता है जिसका नाम है दीवाने बंदगान। देखो ऐसे समझो ना, बंद, भाई बंद किससे रखेंगे, गुलाम को ही तो बंदी बना के रखा जाता है ना। भाई मान लो आपको मैं कमरे में बंद करके रख लूं तो आप क्या कहोगे, मुझे बंदी बना के रख रखा है। तो बंद से याद रखना, दीवाने बंदगान। बंदगान किससे संबंधित है, गुलामों से संबंधित है। ये एक गुलाम विभाग हुआ करता था। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपसे कहा कि ये व्यक्ति गुलामों को बहुत पसंद करता था। सबसे ज्यादा गुलाम किस शासक के समय में हुआ करते थे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा गुलाम इसी के समय है। ये तो खुद एक गुलामों के लिए विभाग ही बना दिया है जिसका नाम है दीवाने बंदगान। तो सबसे तो गुलाम किसके समय में रहते थे, तो सबसे फिरोज तुगलक के समय में सबसे ज्यादा गुलाम रहते थे। ये व्यक्ति थोड़ा अच्छे काम करने के लिए जाना जाता है। इसने क्या किया दोस्तों, एक अनुवाद विभाग की स्थापना कर दी। सर ये क्या था, बुकों को ट्रांसलेशन करने के लिए, उनका अनुवादित करने के लिए इसने एक साथ यहां पर क्या कर दिया था, एक अनुवाद विभाग की दोस्तों इसने स्थापना करवाने का काम किया था। और दोस्तों सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो साथियों यहीं से बनता है, कहां से, यहीं से बनता है। दोस्तों आप जानते होंगे मुगल काल का एक शासक हुआ है, मुगल काल का एक शासक हुआ है जिसका नाम है अकबर। अकबर एक निरक्षर शासक है, मतलब अनपढ़, वो पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति के शासन काल को अगर हम बात करें तो साथियों साहित्य का स्वर्णिम काल माना जाता है, जबकि खुद अनपढ़ है। तो इसका रीजन क्या है कि साथियों उसने बहुत सारी किताबों को अनुवादित करवाने का काम किया था और हर धर्म को साथ लेके चला था। तो तभी तो अकबर अकबर कहा जाता है। दरअसल साथियों ये व्यक्ति भी कुछ ऐसा ही काम करता है, इसलिए इस व्यक्ति को सल्तनत काल का अकबर कह दिया जाता है। दोस्तों ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का कि सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है। दोस्तों देखो एक क्वेश्चन है कि लघु अकबर या छोटा अकबर किसे कहा जाता है, आप जल्दी से आंसर करो। एक क्वेश्चन है दूसरा अकबर किसे कहा जाता है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि दोस्तों सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है क्योंकि पता चल रहा है कि अनुवाद विभाग की स्थापना कर रहा है। तो इसने बहुत सारी संस्कृत की किताबों का सारांश अनुवादित करवाने का काम किया था। किसने, सत्य फारसी भाषा में बदलवाने का काम किया था। तो जब इस व्यक्ति ने सत्य बहुत सारी किताबों का अनुवादन, मतलब अनुवादित करवाया किताबों को, तो इस व्यक्ति को कह दिया गया सल्तनत काल का अकबर। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, यहां तक किसी को समस्या दिक्कत तो नहीं है भाई, फटाफट से बोलो। हिस्ट्री सर कब तक खत्म होगा, दोस्तों देखो हिस्ट्री हमारा ज्यादा नहीं बचा, लगभग साथियों में बात करूं तो 70% हमारा हिस्ट्री खत्म हो चुका है। ठीक है 70% हमारा हिस्ट्री खत्म हो चुका है। क्यों, क्योंकि दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ा के चला हूं, एक एक पॉइंट एक एक चीज साथियों में क्लियर करके आपको चला हूं। इसके बाद हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे और फिर आप उसके बाद मुझे बता दीजिएगा कि दोस्तों आप संविधान यानी कि पॉलिटी पढ़ना चाहते हो या साथियों आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो यानी कि भूगोल पढ़ना चाहते हो। तो ये आपके ऊपर, या फिर स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हो, आप जो कहोगे वो शुरू कर लेंगे। ठीक है क्या कर लेंगे, जो आप कहोगे वो शुरू कर लेंगे। लगभग हमें जीके कंप्लीट आपको पढ़ानी है। तो हमारी 70% इतिहास खत्म हो चुका है, फिर संविधान, भूगोल, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके वगैरह इसको कवर करेंगे। हाँ कुछ बच्चे हमेशा कमेंट करते रहते हैं तो उन सबको एक ही बार में जवाब देता हूं कि बेटा हम करंट अफेयर एग्जाम टाइम पर ही पढ़ेंगे, स्पष्ट सुन लो। देखो दोस्तों मैं नहीं जानता कि कौन व्यक्ति सत्यो क्या कर रहा है, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। हो सकता है कि आज के समय पे बहुत सारे टीचर आपको करंट अफेयर पढ़ा रहे होंगे, लेकिन दोस्तों मैं अगर जब किसी काम को करता हूं ना तो मैं खुद से पूछता हूं क्या मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। तो मुझे खुद पता है कि इस टाइम करंट अफेयर कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है और वो सिर्फ रेलवे की तैयारी कर रहा है ग्रुप डी के लिए, तो वो गलत कर रहा है। अब टीचरों का काम है देखो दोस्तों पढ़ाना, उनके पास हर तरह का बच्चा होता है, एनटीपीसी वाला बच्चा भी होगा, इधर सब तो यूपी के भी कुछ एग्जाम होते हैं, किसी और स्टेट के भी एग्जाम चल रहे होंगे। तो बहुत सारे चैनलों पे आप क्या देखते होंगे कि दोस्तों एक करंट अफेयर का टीचर फिक्स है, अब वो एग्जाम हो
तो भी करंट अफेयर पढ़ाएगा, नहीं हो तो भी करंट अफेयर पढ़ाएगा। भैया क्लास तो जानी है। तो भाई देखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, मुझे नहीं पता। सिर्फ मैं इतना जानता हूं कि आप अगर सही रणनीति के साथ तैयारी कर रहे हो ना, तभी भी आप एग्जाम निकाल पाओगे, अदरवाइज बड़ा मुश्किल होता है। हम करंट अफेयर तभी पढ़ेंगे जब एग्जाम टाइम होगा। मान लो आपका एग्जाम तो 10 महीने नहीं हुआ, आप रटे पड़े हो, आप वर्तमान में कौन क्या है, कैसे है, क्या हुआ, और उस समय जाते जाते 10 महीने बाद चीजें पूरी बदल गई। तो आज के करंट अफेयर पर जो आपने 1 घंटा दिया, क्या वो किसी काम का है? मुझे नहीं लगता कोई काम का है। अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो सिर्फ ऐसे समझो कि करंट की चीजों के साथ अपडेट रहो, यानी कि घंटों घंटों आप करंट अफेयर रगड़े पड़े हो, मतलब नहीं बनता। हाँ, अगर कोई जैसे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीती तो आपके दिमाग में होना चाहिए कौन रनर अप रहा, कौन जीता, कौन किस तरह से, या फिर कुछ आईपीएल अभी हो रहे हैं तो सबसे महंगा खिलाड़ी कौन रहा, कैसे, कौन सा मैच पहला हुआ, या जीत जाए जब आईपीएल तो किसने जीता। तो उस तरह से जो नई चीजें हो रही है करंट अफेयर के साथ अपडेट तो रहो, लेकिन घंटों घंटों अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो भाई फिर तो आपका खुदा ही जाने। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो आप टेंशन ना लो, मैं आपको ये चीजें करा के और फिर मैं ये कराऊंगा। अच्छा, दूसरी बात दोस्तों, जो मैं आपको कोर्स में पढ़ा रहा हूं, जो मैं आपको कोर्स में पढ़ा रहा हूं, जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है, उसमें मैं आपको ऐसे लेके चल रहा हूं कि आपका हर एग्जाम टच हो। हालांकि दोस्तों हम बात करें, यहां भी हम अच्छा खासा लेवल लेके चलते हैं, लेकिन जो फाउंडेशन कोर्स है ना जनरल अवेयरनेस का, उसमें मैं ऐसी चीजें पढ़ा के चल रहा हूं कि यहां से तो अलग रहेंगी, ठीक है, यहां से अलग रहेंगी। और वो एक ऐसा कोर्स है जिस कोर्स को पढ़ने के बाद आप ये कह सकते हो कि सर अब मैं किसी एग्जाम में बैठ जाऊं, तो मैं कहूंगा हाँ, अब तुम किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हो। कंप्लीट जीके का एक पैकेज है जो बहुत कम साथियों रेट में रहने वाला है, आप वहां जुड़ सकते हो, है ना, वहां जुड़ सकते हो। क्योंकि यहां पर आप देखो तो साथियों 20 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस आता है, अब 20 नंबर में आपका करंट अफेयर भी है, तो उतना फिर आप लेके चलोगे तो क्या फायदा। इससे अच्छा फाउंडेशन कोर्स में आप जुड़ जाओगे तो अच्छा रहेगा। चलो दोस्तों सुनो ध्यान से। अब क्या हुआ, फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक ने क्या करवा दिया भाई, दीवान बंदगान विभाग की स्थापना करवा दी। इसने साथियों अगर हम कहें तो रोजगार दफ्तर की स्थापना करवा दी। इस व्यक्ति के द्वारा 6 प्रकार के कर वसूले गए थे, टैक्स वसूले गए थे, और यहां से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। इसने एक कर लिया जजिया कर। दोस्तों हालांकि मैं आपको बताऊं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि जजिया कर का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जजिया कर को शुरू करने वाला जो व्यक्ति था वो मोहम्मद बिन कासिम हुआ करता था। क्या आपको ये बात पता है? क्या आपको यह बात पता है कि जजिया कर की शुरुआत किसने करी? मोहम्मद बिन कासिम। कौन? जो व्यक्ति भारत पर साथियों अटैक किया था सबसे पहले 712 में राजा दाहिर पर। तब मैंने आपसे कहा था कि यह व्यक्ति साथियों मुल्तान को स्वर्ण नगरी नाम देता है और भारत में एक जजिया कर की शुरुआत करता है। लेकिन जब इसने मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था तो इसने इस जजिया कर से कुछ लोगों को बाहर रखा था, ब्राह्मणों को, वृद्धों को, महिलाओं को, अपाहिजों को, है ना, इन सबसे जजिया कर नहीं लेता था। तो जब ये व्यक्ति आया फिरोज शाह तुगलक, इस व्यक्ति ने सबसे जजिया कर वसूला। क्या सुनेंगे? इसने कहा कि मैं जजिया कर तो लूंगा। लोगों ने कहा कि भाई जजिया कर ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता। लोगों ने क्या कहा कि जजिया कर ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता। इसने कहा कि भैया अब ब्राह्मणों को भी जजिया कर देना पड़ेगा। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जजिया कर ब्राह्मणों पर किसने लगाया। याद कैसे रखेंगे? याद रखने का इसका सिंपल सा फंडा है, मैं इसे ऐसे याद रखता हूं कि भाई जो फिरोज शाह तुगलक है वो आधे अधूरे पड़े हुए कामों को पूरा करवा रहा है। आप देख नहीं रहे क्या? इल्तुतमिश के मतलब कुतुब मीनार को पूरा करवाया, नहरों के अधूरे पड़े हुए काम को पूरा करवाया। तो जो काम आधे पड़े हैं उनको पूरा कौन करवा रहा था? फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, अगर आधे पड़े हुए कामों को पूरा करवाएगा तो भैया पैसे की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी इसको? भाई धन कहां से आएगा, मनी कहां से आएगी, पैसा कहां से आएगा? तो इसने कहा कि देखो भाई हम विकास कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, अगर विकास कर रहे हैं तो हमें पैसे की बहुत नीड है। और पैसा कहां से आएगा? बोले जनता से आएगा। तो इसने कहा कोई ब्राह्मणों को मत छोड़ो, पैसे की जरूरत है, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल बन रही है, बड़ा पैसा लग रहा है उसमें, बोले ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल के लेके आओ। तो इसको ऐसे ही याद रखना कि जब आधे अधूरे कामों को जो पूरे करवा रहा है वो ब्राह्मणों को भी जजिया कर से वंचित नहीं करेगा, वो ब्राह्मणों से भी जजिया कर लेगा। और ये क्वेश्चन वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जामिनर का कि बताओ ब्राह्मणों से जजिया कर किसने लिया।
किसने लिया? तो फिरोजशाह तुगलक ने लिया। दोस्तों इसका एक कर हुआ करता था, इस कर का नाम था जकात। क्या नाम था? जकात। दरअसल ये मुसलमानों के लिए सत्य खर्च किए गए, मतलब मुसलमानों पर खर्च किए गए आय का 1/40 कह सकते हैं कि जकात जो है ये मुसलमानों का सत्य कर हुआ करता था। एक कर का नाम है खराज और एक कर का नाम है सत्य खुम्स। जो खुम्स था ना, एक लूट कर हुआ करता था। जैसे ये व्यक्ति बड़ा चालाक टाइप का व्यक्ति था। एक तरफ तो कहते हैं कि ये क्या कह रहा है कि रोजगार दफ्तर की व्यवस्था करवा रहा है, दूसरी तरफ पता है इसने क्या किया था? इसने कहा था भैया डाउन द टेबल भी यहां चलता है, मतलब अगर किसी को नौकरी चाहिए तो टेबल के नीचे से गड्डी पकड़ाओ और इधर से नौकरी लो, मतलब गड्डी इधर से डालो, इधर से नौकरी निकल के आएगी। तो इसने घूस को, रिश्वत को भी प्रमोट किया था। फिरोजशाह तुगलक जो था इसने रिश्वत को भी प्रमोट किया था कि आप हमें पैसे दो, मैं आपको नौकरी दूंगा। ऐसा भी सत्य इस व्यक्ति ने किया था। मतलब साम दाम दंड भेद जो भी इसको चाहिए ना, ये सब कुछ सत्य करता ही करता था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। पहला। दूसरा, इस व्यक्ति ने क्या किया? इस व्यक्ति ने सब जैसे लुटेरे टाइप के लोग हुआ करते थे जो बड़ी लूटपाट किया करते थे, आज यहां चोरी, कल वहां चोरी, कल उधर चोरी, तो ऐसे किया करते थे। तो इसने क्या कहा चोरों से? बोले टेंशन ना लो भाई, टेंशन ना लो, तुम पर जितनी लूट होना, जितनी चोरी होना, तुम टेंशन फ्री करो, लेकिन ध्यान रखना लूट तो कर लो, साम्राज्य में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जो भी तुम लूटपाट करके लेके आओ ना, उसका कुछ हिस्सा मुझे भी पहुंचा देना, उसका कुछ हिस्सा मुझे भी पहुंचा देना। और इसी को कहा गया दोस्तों खुम्सकर। क्या कहा गया? खुम्सकर। तो खुम्सकर एक ऐसा करता जो सब तो लूटपाट करने वालों पर कर लगता था, ये एक लूट कर हुआ करता था। एक कर है सत्य इसका उस्र कर और एक कर है हक ए शर्म कर, जो कि सिंचाई कर हुआ करता था। दोस्तों जब कभी एग्जामिनर अच्छे क्वेश्चन बनाता है ना, तो वो ऐसा एक क्वेश्चन बना के देता है कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा एक कर फिरोजशाह तुगलक ने नहीं लगाया? आप ध्यान रखेंगे, जजिया, जकात, खराज, खुम्स, उस्र और सत्य हक ए शर्म। क्या कहेंगे? जजिया, जकात, खराज, खुम्स, उसके अलावा उस्र और सत्य हक ए शर्म। ये कर आपको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। दोस्तों इसके बाद व्यक्ति आता है नसरुद्दीन महमूद शाह, जो 1394 से 1414 तक साथियों शासन करने का काम करता है। क्या करता है? सत्यो ये शासन करता है। और 1398 में इसी के समय पर सत्यो तैमूर लंग ने भारत पर अटैक किया और अपना गवर्नर सत्यो खिज्र खां को बनाया। तैमूर एक सत्य तुर्क शासक हुआ करता था। तो हुआ क्या दोस्तों, यहां पर कह सकते हैं कि हमें 1398 में, इस डेट को बस याद रखना कि तैमूर लंग ने अटैक कब किया, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर अटैक किया और अपना सत्य गवर्नर कह सकते हैं किसे बनाया? खिज्र खां को बनाया। और जब खिज्र खां गवर्नर बन गया तो खिज्र खां ने एक वंश की शुरुआत करी और इस वंश को ही आप सैयद वंश के नाम से जानते हैं। और जितने भी वंश अभी तक हमने पढ़े हैं उन सभी वंशों में इसी का संस्थापक आपसे पूछा जाएगा। गुलाम वंश, तुगलक वंश अभी हमने पढ़ लिए दोस्तों, गुलाम, तुगलक और साथियों अभी हम सैयद पढ़ने जा रहे हैं। इन तीनों में अगर किसी का संस्थापक पूछा जाता है तो दोस्तों वो सैयद वंश का ही पूछा जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि दोस्तों हम गुलाम वंश की बात करें तो उनका नाम जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश पहला ही शासक याद होता है। फिरोज शाह तुगलक है ना, या गयासुद्दीन तुगलक उर्फ गाजी मलिक, तो गयासुद्दीन तुगलक, उसके नाम में तुगलक आ रहा है, पता चलता है तुगलक वंश का संस्थापक है। ये थोड़ा फील नहीं देता। सैयद वंश खिज्र खां, सैयद वंश खिज्र खां लगता है यार अलग सा लगता है, ये सैयद वंश है, ये खिज्र खां है, तो इसलिए इसी का संस्थापक आपसे पूछता है। तो साथियों सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खिज्र खां नाम का व्यक्ति, 1414 से और 1421 तक दोस्तों क्या करता है? ये व्यक्ति शासन करने का काम करता है। ये व्यक्ति जैसे ही गद्दी पर बैठा, मतलब हम जानते हैं कि जो हमें सत्य क्रम के अनुसार पढ़ना है, हमने एक ट्रिक आपको बताई थी, वो क्या थी? जी के तो सरल लगती है। क्या बताया था? जी के तो सरल लगती है। जहां पर मैंने कहा था कि जी का मतलब क्या होगा? जी का मतलब होगा दोस्तों गुलाम वंश। के का मतलब क्या होगा साथियों? यहां पर खिलजी वंश। क्या होगा? खिलजी वंश। टी का मतलब क्या होगा दोस्तों? तुगलक वंश। क्या होगा? तुगलक वंश। और एस का मतलब क्या होगा दोस्तों? आपका सैयद वंश। क्या होगा? एस का मतलब होगा सैयद वंश। क्लियर है? तो दोस्तों अब जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो सैयद वंश को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो जैसे ही साथियों खिज्र खां गद्दी पर बैठा और सैयद वंश का संस्थापक हुआ, ये अपने आप को सुल्तान नहीं कहलवाया। बोला भाई साहब ऐसा सुनो कि जितने भी लोग हैं, चाहे गुलाम वंश के, चाहे खिलजी वंश के, चाहे तुगलक वंश के, ये सब अपने आप को सुल्तान कहलवाते थे। सबके नाम के साथ क्या लगा होता था? सुल्तान। भारत का सुल्तान, दिल्ली का सुल्तान।
हाँ, तो ऐसे सत्य व्यक्ति कहा करता था। लेकिन ये क्या कहता है, बोले भाई मैं तो अपने आप को सुल्तान नहीं कहलवाऊंगा। क्या कहा इसने कि मैं तो अपने आप को सुल्तान नहीं कहलवाऊंगा। तो दिल्ली सल्तनत के किन लोगों ने या किस वंश के शासकों ने अपने आप को सुल्तान नहीं कहलवाया? सैयद वंश के साथियों खिजर खान ने अपने आप को सुल्तान नहीं कहलवाया था। दोस्तों सल्तनत काल के अंदर जितने भी वंशों ने अभी तक शासन किया वो सभी अभी तक सुन्नी वंश के हुआ करते थे। देखो दोस्तों, अगर हम मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों में दो शाखाएं होती हैं। एक शिया धर्म को मतलब शिया शाखा को अपनाने वाले व्यक्ति हैं और एक सुन्नी शाखा को अपनाने वाले व्यक्ति हैं। मुसलमानों में आधे से ज्यादा तो इसी बात पर लड़ाई होती रहती है कि हम शिया धर्म के प्रवर्तक हैं और हम सुन्नी धर्म के प्रवर्तक हैं। कहने का मतलब है जो मुसलमान लड़ते हैं वो शिया और सुन्नी के नाम पर ही लड़ते हैं। तो अभी तक जितने भी वंश साथियों शासन कर रहे थे वो सब सुन्नी वंश के हुआ करते थे। ये दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला एकमात्र शिया वंश है। समझ गए? एकमात्र शिया वंश है। दूसरी बात दोस्तों, इसने सुल्तान की उपाधि साथियों धारण नहीं करी। क्या नहीं करी? इसने साथियों सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी। और ये व्यक्ति क्या करता है? ये व्यक्ति दोस्तों एक नई उपाधि लेता है जिसका नाम है रैयत ए आला। इंपोर्टेंट लगा लेना, इसने जिस उपाधि को धारण करा है सुल्तान नहीं कहो मुझे रैयत ए आला कहो। तो कौन सा वंश ऐसा था, कौन सा राजा ऐसा है दिल्ली सल्तनत का जिसने रैयत ए आला की उपाधि धारण करी? तो दोस्तों खिजर खान ने रैयत ए आला की उपाधि धारण करने का काम किया था। बात समझ में आई? इतनी बातें साथियों क्लियर हैं? यहां तक किसी को समस्या हो तो बताओ। आधे बच्चे तो अपनी बातों में लगे रहते हैं। कोई काव्या से बात कर रहा है, कोई नितिन से बात कर रहा है, कोई अपनी दुनिया में लगा पड़ा है और मुझे कमेंट सबके दिख जाते हैं। फिर मैं सोचता हूं कि यार क्या करूं इन बच्चों का। बेटा ये वक्त, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। बस एक ही बात कहना चाहता हूं, आप अभी कुछ भी कर रहे हो ना, आप जिस दुनिया में अभी जी रहे हो ना, आपके पास ऐसे समझो कि आपके पास बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी आपके घर आके पढ़ा रही है। बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी, और वो भी फ्री में। सबसे बड़ी बात, इंटरनेट भी जियो का। तो तुमसे वो हजम नहीं हो रहा, तुमसे वो पच नहीं रहा। अगर यही इस क्लास का चार्ज अगर 10,000 रुपए होता ना, तो आप ये काव्या, ये मोहिनी, ये ऋतु, ये रिया सबको कहते भाड़ में जाओ, 10,000 रुपए गए, पहले क्लास लूंगा। ईमानदारी से पढ़ रहे होते। इसलिए तो कहते हैं कि इस शहर में कलाकारों की कद्र नहीं है, क्योंकि आपको जो चीजें दी जा रही है वो उस लेवल की दी जा रही है, इसका कोई जवाब नहीं है। मेरा ये मानना है। एक्चुअल तो तुम ही बताओगे, क्योंकि मुझे अपने मुंह से पढ़ाई करना थोड़ा सा कम आता है, तो एक्चुअल चीजें तुम ही जानते हो। लेकिन फिर भी जब मैं आपके रिएक्शन देखता हूं ना कि कोई अपना गंगाधर शक्तिमान, कोई एंजल प्रिया के चक्कर में लगा पड़ा, फिर मैं सोचता हूं तुम्हारा होना क्या है। इन द एंड जब रिजल्ट आएगा तो फिर वही बात बचेगी, और बताओ, है ना? बताए ना, फिर यही बचेगी, और बताओ। फिर तुम खोजते रहना पीडीएफ में तुम्हारा नाम, पता चला उसका तो आ गया, ठीक है, उसका तो आ गया। अब उसका जब आ गया तो तुम अपना नहीं, तुम्हारा नहीं मिला पीडीएफ में नंबर, नहीं है रोल नंबर, तो फिर क्या करोगे? फिर उसका रिश्ता जाएगा किसी शादी मतलब नौकरी वाले के लिए, शादी का रिश्ता नौकरी वाले के लिए। अब वो तुमसे फोन करके कहेगी तुम्हारी लगी क्या कहीं पे? कि मेरी तो नहीं लगी। कि पापा तो कोई दूसरा देख रहे हैं, तो कम से कम अगर कोई उद्देश्य नहीं है तुम्हारे पास, कोई टारगेट नहीं है ना नौकरी लेने के लिए, तो ये समझो लो अपनी शादी के लिए तो कम से कम पढ़ लो, कम से कम अपनी शादी के लिए तो पढ़ लो। नहीं तो बेटा ध्यान रखना, वैसे ही जो रेशो है साथियों महिला और पुरुषों का, भारत के अंदर वैसे ही कम है। तो समझ लो साथियों कई % तो कुंवारे रहने हैं, और नंबर उसमें तुम्हारा ही होगा अगर नौकरी नहीं लगी तो। आने वाले टाइम पर बेटा कंडीशन ये होने वाली है कि लड़के वाले अपने लड़के का रिश्ता लड़की वालों के यहाँ लेके जाया करेंगे, बेटा हमारे इस बच्चे का हाथ थाम लो। समझ रहे हो? कंडीशन ये होगी। और उसमें भी बेटा तुम नौकरी नहीं लगा रहे, तो कब तक अपने दोस्तों की शादियों में घोड़ी के सामने नाचते रहोगे? किसी दिन तुम भी घोड़ी पर बैठ जाओ, कुछ ऐसा तो काम कर लो। नहीं तो दोस्त भी कहेंगे कि कब की शादियों में नाचा, तेरी कब होगी? तो कम से कम बेटा शादी के लिए तो पढ़ाई कर लो, है? नहीं तो फिर लगे रहना इन्हीं चक्करों में। सबसे ज्यादा बर्बाद साथियों इसी चक्कर में होते हो तुम लोग। फिर कहते हो सर ये क्या हुआ, ये सब कुछ हुआ जो तुम्हारी आंखें खुलती रहनी चाहिए। दोस्तों अगला जो शासक है ये व्यक्ति है मुबारक शाह। क्या नाम है? मुबारक शाह।
मुबारक शाह जो है ये साथियों 1421 से लेकर 1434 तक शासन करेगा। अब जो रैयत ए आला की उपाधि धारण करी थी खिज़िर खां ने, अब ये व्यक्ति मुबारक शाह इस रैयत ए आला की उपाधि से संतुष्ट नहीं हुआ। इसने कहा नहीं यार, मेरा क्या मतलब है, मैं क्यों रैयत ए आला की उपाधि धारण करूं, मैं तो सुल्तान की ही उपाधि लूंगा। तो खिज़िर खां के बाद जब मुबारक शाह गद्दी पर बैठा, सैयद वंश का शासक, तो इसने रैयत ए आला की उपाधि को नहीं स्वीकार किया, बोले मुझे रैयत ए आला की उपाधि नहीं चाहिए। इसने साथियों फिर से सुल्तान की उपाधि धारण कर ली। तो खिज़िर खां ही एक ऐसा है जो पहली बात तो दोस्तों सुल्तान नहीं कहलवा रहा अपने आप को रैयत ए आला कहलवा रहा है। और दोस्तों जब मुबारक शाह बैठा तो ये रैयत ए आला नहीं कहलवाला, ये अपने आप को फिर से सुल्तान कहलवा देना शुरू कर देता है। दोस्तों ध्यान रखना, ये सैयद वंश का सबसे महान शासकों में से एक गिना जाता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें तो कुछ छोटे छोटे शासक और बचेंगे, फिर हम लोधी वंश को पढ़ते हुए आगे चल रहे होंगे। अभी तक आप इतना बताइएगा कि जितनी बातें मैंने आपको समझाई हैं वो सब बातें बेहतरीन तरीके से अच्छी तरह से समझ में आई है कि नहीं आई, बोलो हाँ कि ना। हाँ भाई, वो सब बातें अच्छी तरह से समझ में आपकी आई है कि नहीं आई, बोलो हाँ कि ना, जल्दी से एक बार बताओ भाई, सारी बातें क्लियर हैं कि नहीं है, बोलो। अरे बता तो दिया करो कम से कम। और दूसरी बात साथियों, एक छोटी सी बात और ध्यान रखना कि साथियों हमारा जो अभी एक बैच चल रहा है, ये साथियों बैच अगर अभी तक आपने नहीं लिया तो इस बैच में सभी लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक बार इनरोल कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इनरोल कर लेंगे। बैच कितना है तो 499 रुपए का ये साथियों बैच है, जो आपको बैच साथियों जनरल अवेयरनेस का फाउंडेशन बैच के रूप में मिल जाता है। इस बैच में अगर आप इनरोल कर लेंगे तो कंप्लीट ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब कुछ मैं आपको थ्योरी पढ़ाने वाला हूं, जो आपको साइंस मैग्नेट के साथ इस पर मिल जाएगी। इसमें क्या क्या रहेगा, साइंस मैग्नेट के साथ एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से जाके डाउनलोड कर लो। इसमें साथियों कंप्लीट थ्योरी और क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन भी साथियों आपके 2024 के क्वेश्चनों को ध्यान में रखे हुए आपको कराए जाएंगे। डेली लाइव क्लास रहेगी, बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हो दोस्तों। इसमें बाइलिंगुअल कंटेंट होगा और साथियों आपकी पीडीएफ और टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर आपको दी जाएगी। हाँ दोस्तों, एक हमारा कॉम्बो बैच भी है जिसमें साथियों आप सभी के क्या ले सकते हो, सभी के फाउंडेशन कोर्स इस प्राइस पर ले सकते हो, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हो। दूसरा, ये बैच सब कैसे लेंगे, तो इसके लिए साइंस मैग्नेट एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसमें साथियों जब आप साइंस मैग्नेट डाउनलोड करोगे तो जनरल अवेयरनेस का यहाँ पर साथियों ये आपका निर्माण बैच आ जाएगा, जाके इस साथियों आप परचेज कर सकते हैं। जैसे ही परचेज करेंगे बाद में साथियों आप यहाँ से पेमेंट करके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो आप साथियों साइंस मैग्नेट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसमें आपको बहुत मजा बाद में आएगा अगर आप इसके अंदर पढ़ते हो तो। ठीक है, वीडियो अगर लाइक नहीं किया तो एक बार फटाफट से भाई इस लाइक वाले बटन को दबा दिया करो। मैं नहीं कहता हूं तो तुम लाइक नहीं करते, बस आपकी मर्जी है। दूसरा, चैनल को एक बार सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि साथियों मुझे भी ये पता चलता रहा करे कि भाई हाँ बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करके बैठे हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में आपसे मिलूंगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। अपना ख्याल रखना, आजाद रहना, आबाद रहना और बढ़ते रहना। टेक केयर।